हेलो, आप सभी का इस चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस समय समास पढ़ रहे हैं। अभी पिछले वीडियो में हमने समास को ही बताया है और समास में हमने अव्ययी भाव को बताया। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं। अव्ययी भाव समास में पदों में कौन कौन परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं, इन सारी चीजों पर हमने पिछले वीडियो में प्रकाश डाला है। और अभी भी अव्ययी भाव समास में शेष हैं, जिनको मैं अभी बताने जा रही हूं कि और किन किन चीजों में अव्ययी भाव समास होता है। आइए देखते हैं। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्ययर्थी अर्थाभाव अत्यय संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथापूर्व यौपद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु, यानी विभक्ति समीप समृद्धि इत्यादि जो इतने सारे शब्द हैं, इन सभी में अव्ययी भाव समास होता है। इन सभी के रहने पर अव्यय पदों का सुबंत पदों के साथ समास होता है। आइए हम एक एक करके देखेंगे, एक एक को समझेंगे। पहले हम विभक्ति को समझते हैं। पहले हम किसको समझते हैं? विभक्ति को। विभक्ति इसको देखते हैं, उसके बाद समीप को देखेंगे, उसके बाद समृद्धि को देखेंगे, फिर व्ययर्थी को देखेंगे, अर्थाभाव को देखेंगे, अत्यय को देखेंगे, संप्रति को देखेंगे। इस तरह से हम सभी को बारी बारी करके देखेंगे। अभी हम लोग विभक्ति को देख रहे हैं। तो कैसे विभक्ति से हम लोग समझते हैं कि किस तरह से, यानी कौन सी विभक्ति रहने पर, किस तरह की विभक्ति रहने पर और किस तरह के उसके साथ पद जुड़े रहेंगे तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। देखिए विभक्ति में हरौ इति, हरौ इति ये विग्रह है, ये विग्रह है। हरौ माने क्या हुआ? हरि में। क्या हुआ? हरि में सप्तमी विभक्ति। हरि शब्द रूप सप्तमी विभक्ति, इसमें सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, इसलिए आपको विभक्ति कहा है। तो हरि में सप्तमी विभक्ति लगा दिए, उसके बाद इति एक अव्यय पद लिखी है, इति। अब जब इसका हम समास बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अधिहरि। क्या हो जाएगा? अधिहरि, यानी हरि में। हरि में। अब इसी के आधार पर हम बहुत सारे उदाहरणों को समझ सकते हैं। जैसे देखिए गृहे इति, अधिगृहम्, वने इति अधिवनम्, ग्रामे इति अधिग्रामम्। इस तरह से नगरे इति अधिनगरम्, नगर में, गांव में, घर में, इस तरह से हम बना सकते हैं। अब समास होने पर, इधर तो देखिए अव्यय इधर है, लेकिन समास होने पर क्या हुआ? इसका पहला पद अव्यय बन गया और पहले पद के अर्थ की ही प्रधानता हो गई। अधि यानी में को इशारा कर रहा है। में, हरि शब्द से मतलब नहीं, हरि में, घर में प्रधान हो गया, यानी पहले पद का अर्थ प्रधान हो गया।
पहला पद अव्यय हो गया, पहले पद का अर्थ प्रधान हो गया, पूरा पद नपुंसक लिंग में हो गया और एक वचन में हो गया। इस तरह से आप लोग इस विभक्ति को समझ लिए। अब जहां कहीं भी आपको लिखा होगा अधिगृहम, अधिवनम, अधिग्रामम, अधिहरि, इस तरह से अधिवनम, आप समझ जाइए कि यह अव्ययीभाव समास है और इसका विग्रह करने के लिए यही चीज, बस जो मूल शब्द है, जो लास्ट वाला जो सुबंत पद है, उसमें सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए, उसके बाद इति लिख दीजिए, इसका विग्रह हो जाएगा। ये जो है सुबंत पद यानी जो संज्ञा पद है, इसमें आप विभक्ति लगा दीजिए। कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति। यहाँ सप्तमी विभक्ति ही लगानी है, सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए और उसके बाद इति लिख दीजिए, ये इसका विग्रह हो गया। अगर ऐसे लिखा हुआ है, विभक्ति दिखाई गई है और इसके बाद इति लिखा हुआ है, तो बस आदि लिख करके और इस तरह से लिख दीजिए, पूरा पद को बना दीजिए नपुंसक लिंग, आपका हो गया समास। ये समास में यही है कि हम विभक्ति को लुप्त कर देते हैं। जब समास बनाते हैं तो क्या करते हैं? विभक्ति को लुप्त कर देते हैं। देखिए यहाँ भी जो विभक्ति सप्तमी विभक्ति जो आई है हरव में, गृह में, बने में, ये जो समास हुआ है तो ये विभक्ति लुप्त हो गई है, ये विभक्ति यहाँ पर नहीं है। अब जो अव्ययी भाव के नियम के अनुसार इसे नपुंसक लिंग बना दिया गया है, यानी बनम, गृहम, इस तरह से हो गया है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। समीप, गंगायाः समीपम इति। समीप का मतलब नजदीक, आप लोग जानते हैं, वही होगा, यहाँ भी नजदीक ही होगा, पास ही होगा। गंगायाः समीपम यानी गंगा के समीप, गंगा के समीप। तो के है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर षष्ठी विभक्ति होगी, के है तो षष्ठी विभक्ति होगी। गंगायाः समीपम इति, यहाँ षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, लेकिन जब हम समास बनाएंगे तो यहाँ भी विभक्ति को हम लुप्त कर देंगे। अब क्या हो जाएगा? पास के लिए कौन सा अव्यय प्रयुक्त है? तो उपसर्ग लगा देने पर जो है पास को हम लोग बोधित करते हैं। उपगंगम, क्या हो गया? उपगंगम, गंगा के पास। अगर उपगंगम है तो आप झट से कहिए कि अव्ययी भाव समास है। अब इसमें सोचना नहीं है, क्योंकि इसका पहला पद अव्यय है, इसका पहला पद अव्यय है। और यहां पर जो है, जब इस तरह से लिखा रहेगा कि उपगंगम कौन सा समास है, इसका समास विग्रह करें, तो आप इस तरह से विग्रह, गंगाया समीपम इति, गंगा के समीप। उपगंगम का मतलब ही होगा गंगा के समीप, तो आप इस तरह से इसका विग्रह कर दीजिए। इसी तरह से नगरस्य समीपम इति उपनगरम, ग्रामस्य समीपम इति उपग्रामम, क्या आ जाएगा? उपग्रामम। विद्यालयस्य समीपम इति उपविद्यालयम, नगरस्य समीपम इति उपनगरम, ग्रामस्य समीपम इति उपग्रामम। यानी नजदीक के अर्थ में हम उप को लिखते हैं। और जब आपको इस तरह के पद रहेंगे, यानी ये समासिक पद रहेंगे और कहेगा कि विग्रह करें, तो आप इस तरह से कीजिएगा, नगरस्य समीपम इति, इस तरह से। और जब इस तरह से लिखा रहेगा विग्रह करके और आपको कहेगा कि समास बनाए, तो उपनगरम, उपग्रामम, इस तरह से बनाइएगा। और यहाँ पर उप है, यानी पहला पद अव्यय है, पहचानने के लिए ये काफी है।
कि ये अव्ययी भाव समास है। आइए समृद्धि को देखते हैं। समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता, अधिक धन, इस तरह से। तो कह रहे हैं कि मद्राणाम समृद्धि इति सुमध्रम। इसके लिए हम लोग सु लगाते हैं। क्या लगा दिए? सु, सुमध्रम। मद्राणाम समृद्धि इति, यानी मद्र देश की योग्यता से अधिक धन। इसी तरह से हम लोग शुभारतम, शुभंगम इत्यादि को भी बनाएंगे। अब आप लोग विभक्ति, समीप और समृद्धि इन सबको समझ लिए। विभक्ति का मतलब यहाँ पर मुख्य रूप से सप्तमी विभक्ति को ही कहा है, सप्तमी विभक्ति को यहाँ दिखाया है। इस सब में सप्तमी विभक्ति लगी हुई है। इस तरह से आप लोगों ने इसको समझा, लेकिन इतना ही से अभी ये खत्म नहीं होता है और एक वीडियो में संभव भी नहीं है। तो हम इसको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी समृद्धि तक बताएं, इसके बाद व्यवृद्धि, अर्थाभाव, अत्यय, संप्रति, शब्द प्रादुर्भाव इत्यादि के उदाहरण हम अगले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।